हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन पंगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं 9th क्लास के पहले चैप्टर की, पहले चैप्टर का थर्ड पार्ट। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक देखते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी शासित फ्रांस में देखते क्या क्या है। जब जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई थी, तो उस टाइम नए संविधानों का तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। जब जैकोबिन सरकार थी ना, उसका पतन हो गया था, तो नई सरकार आई थी मध्य वर्ग, जिसे संपन्न तबके के लोगों को ने हासिल की थी। इन संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था और इन ऐसे मूल्य रखे थे कि जो आगामी मूल्य इस तरीके से रख दिए गए थे कि आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी का यूरोप भी राजनीतिक आंदोलन में प्रेरित हो रहा था। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाएं शुरू से फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। ज़्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई कपड़े धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। मतलब महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। हर काम में, हर कार्य में वो परिवार का साथ दिया करती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। महिलाओं के अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना। जैसे अभी मैंने बताया था, पाव रोटी के लिए कितनी तगड़ी लाइन लगती थी, बहुत ज़्यादा बच्चों की देखरेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। जो मजदूरी दी जाती थी ना पुरुषों की तुलना में, जैसे पुरुषों को दिए जा रहे हैं 1000 रुपये, तो महिलाओं को दिए जाते थे 700। ज़्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे। ये मौके केवल कुलीनों की लड़कियों अथवा धनी परिवारों की लड़कियों के पास था। जो गरीब थे ना, उन गरीब तबके के लोग थे, उनको कभी अधिकार नहीं जाता था कि पढ़ाई करें। ये इनके लड़कियों को बोला जाता था तुम घर के ही काम करोगे, कार्य सीख ले हो। पर जो अमीर अमीर हुआ करते थे, कुलीन वर्ग होते थे, ये पढ़ने का इनको अधिकार दिया जाता था कि तुम पढ़ सकते हो। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। मतलब वो कहती थी, उनका एक मानना ये था कि हमें भी पुरुषों की तरह ही सम्मान अधिकार दो ना, उनको भी राजनीतिक अधिकार देना चाहिए। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन के सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए, जो इस प्रकार है। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा के अनिवार्य बना दिया गया था। तब उससे पता चलता है कि जब महिला पढ़ी लिखी होने लगी, तो उनको पता लगा कि हमें अपने अधिकार लेने का अधिकार है, हम अपने स्वयं अधिकार ले सकते हैं। तो पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी भी नहीं करते थे। फिर उसके बाद से जब से शिक्षा ग्रहण करने लगी महिलाएं, अब महिलाएं व्यावसायिक शिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। मत अधिकार, समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी उनके देशों में चलता रहा। वो चाहते थे कि हमें भी मत अधिकार देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अतः अंत में सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मत अधिकार हासिल कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दास प्रथा का उन्मूलन। दास व्यापारी 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ये मतलब दास व्यापार था ना, जो वो 17वीं शताब्दी में ही स्टार्ट किया गया था। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज के ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को हथकड़ियां डालकर अंटार्कटिका महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागवान मालिकों को भेज दिया जाता था। बागान मालिक होते हैं, उनको बागवान के लिए काम करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे बागवान करे, ये दास कार्य करते थे उस टाइप का। तो बोदरो नाते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही स्मृत नगर बन गए। मतलब दास व्यापार है, वहाँ पे व्यापार चलता रहा, अब बड़ा होता चले गया, वो नगर के रूप में आ गया। वो जो बंदरगाह था, नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई है। ज़्यादा निंदा नहीं की गई थी 18वीं सदी में भी, उनको भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था दास प्रथा में। लेकिन सन 1794 के कन्वेंशन फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। मतलब सभी देशों से दासों को मुक्त कर दिया जाए 1794 में। पर ये खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकी थी, ये एक अवधि तक रह गई थी। ये कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा शुरू कर दी थी। जब 10 साल हो गए थे ना इस बात को, तो जब नेपोलियन आया तो उन्हें दोबारा से बोल दिया कि इसको चालू कर दिया जाए। तो ये दास प्रथा फिर से चालू कर दी गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया था। एक बार और किया गया था 1848 में, उसके बाद से कभी नहीं किया गया था।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्रांति और रोजाना की जिंदगी में कैसे परिवर्तन आया, कैसे बदलाव आया, इसके बारे में। सन 1789 से फ्रांस के वर्षों में फ्रांस की पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। परिवर्तन किस प्रकार से आए थे ये जानेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रांतिकारी सरकार थी, उसने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया था। और फ्रांस के शहरों में अखबारों पुस्तकों छपी और तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। बाढ़ आ गई का मतलब ये नहीं कि वहां पे ये बताया गया है कि वहां बहुत प्रकार से अखबार आने लगे, अखबार छपने लगे, हर तरीके की घटनाओं का ब्यौरा, परिवर्तन जितना भी परिवर्तन हो रहा है उसका सबका ब्यौरा टिप्पणी कर कर वहाँ पे छाप दी जाती थी और पूरे गांव देहात में भेज दी जाती थी, जिससे कि हर व्यक्ति पढ़ सकता था, उसको समझ सकता था। पहले क्या था, स्टार्टिंग में 1789 में हर कोई नहीं पढ़ पाता था, परंतु आते आते ये पूरा जब चेंज हो गया, परिवर्तन इतना आया कि हर कोई पढ़ना जानता है, हर कोई महिला कार्य कर सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। MD एजुकेशन पंगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको वहाँ डायरेक्टली आपको नोट सेंड कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।